हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सक्लूसिव लर्निंग। आज का जो वीडियो है यह है रॉल्स का न्याय सिद्धांत के बारे में। ये वीडियो जॉन रॉल्स ने अपनी विख्यात कृति ए थ्योरी ऑफ जस्टिस 1971 के अंतर्गत यह तर्क दिया कि उत्तम समाज में अनेक सद्गुण अपेक्षित होते हैं, उनमें न्याय का स्थान सर्वप्रथम है। न्याय उत्तम समाज की आवश्यक शर्त है, परंतु यह उसके लिए पर्याप्त नहीं है। किसी भी समाज में न्याय के अलावा दूसरे नैतिक गुण की प्रधानता हो सकती है, परंतु अन्यायपूर्ण समाज विशेष रूप से निंदनीय होगा। जो विचारक यह मांग करते हैं कि सामाजिक उन्नति के कार्यक्रम में न्याय के विचार को आड़े नहीं आने देना चाहिए, वे समाज को नैतिक पतन की ओर ले जाने का खतरा मोल ले रहे हैं। जॉन रॉल्स अमेरिका के एक बहुत बड़े पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे। उन्होंने अपनी जो विख्यात कृति थी ए थ्योरी ऑफ जस्टिस के अंतर्गत ये तर्क दिया कि उत्तम समाज में क्या होता है, अनेक सद्गुण अपेक्षित होते हैं, उनमें न्याय का स्थान क्या होता है, सर्वप्रथम होता है। न्याय क्या होता है कि उत्तम समाज की आवश्यक शर्त है, परंतु यह उसके लिए क्या पर्याप्त नहीं है। किसी समाज में न्याय के अलावा दूसरे नैतिक गुणों की क्या होती है, प्रधानता हो सकती है, परंतु अन्यायपूर्ण समाज विशेष रूप से निंदनीय होगा। जो विचारक यह मांग करते हैं कि समाज के कार्यक्रम में न्याय के विचार को आड़े नहीं आने देना चाहिए। सामाजिक उन्नति के कार्यक्रम में जो क्या करते हैं कि न्याय के विचार को आड़े नहीं आने देना चाहते हैं, वे समाज को नैतिक पतन की ओर ले जाने का खतरा क्या कर रहे हैं, मोल ले रहे हैं। न्याय की समस्या क्या है? रॉल्स के अनुसार न्याय की समस्या प्राथमिक वस्तुओं के न्यायपूर्ण वितरण की समस्या है। ये प्राथमिक वस्तुएं अधिकार और स्वतंत्रताएं, शक्तियां और अवसर, आय और संपदा तथा आत्मसम्मान के साधन हैं। रॉल्स के अनुसार क्या हो गया कि न्याय की समस्या प्राथमिक वस्तुओं के न्यायपूर्ण वितरण की क्या है, समस्या है। ये प्राथमिक वस्तुएं अधिकार और स्वतंत्रताएं, शक्तियां और अवसर, आय और संपदा तथा आत्मसम्मान के साधन है। रॉल्स ने अपने न्याय सिद्धांत को शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय की संज्ञा दी है, हालांकि उसने इसके माध्यम से तात्विक न्याय की स्थापना का प्रयत्न किया है। प्रक्रियात्मक न्याय से यह संकेत मिलता है कि न्याय के जो सिद्धांत सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिए जाएंगे, उनके प्रयोग के फलस्वरूप जो भी वितरण व्यवस्था अस्तित्व में आएंगी वो अनिवार्यतः न्यायपूर्ण होगी। व्यक्ति की गरिमा रॉल्स की प्रणाली का क्या है, केंद्र बिंदु है। रॉल्स ने जो अपने न्याय सिद्धांत में शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय की संज्ञा दी गई है, हालांकि उसने इसके माध्यम से तात्विक न्याय की स्थापना का प्रयत्न किया है। प्रक्रियात्मक न्याय से यह संकेत मिलता है कि न्याय के जो सिद्धांत सर्वसम्मति से क्या किए जाते हैं, स्वीकार किए जाएंगे, उनके प्रयोग के फलस्वरूप जो भी वितरण व्यवस्था अस्तित्व में आएंगी वह क्या होगी, अनिवार्यतः न्यायपूर्ण होगी। व्यक्ति की गरिमा जो है कि रॉल्स की न्याय का क्या है, प्रणाली का केंद्र बिंदु है। रॉल्स की न्याय तर्क प्रणाली। रॉल्स ने सामाजिक अनुबंध की तर्क प्रणाली का अनुसरण करते हुए रॉल्स ने एक अन्वेषणात्मक युक्ति का प्रयोग किया है। इसके अंतर्गत उसने यह कल्पना की कि यदि व्यक्तियों को उसकी वर्तमान और सामाजिक परिस्थितियों से पृथक कर दिया जाए और समाज में प्रचलित भेदभाव के ज्ञान से भी परे हटा दिया जाए, तो भावी समाज में अपने हितों की अधिकतम वृद्धि के लिए सामाजिक जीवन के नियमों, सिद्धांतों और संस्थाओं का पुनर्निर्माण किस प्रकार करेंगे। इस काल्पनिक स्थिति को रॉल्स ने मूल स्थिति की संज्ञा दी है। ऐसी स्थिति में लोग परस्पर सहमति से जो नियम स्वीकार करेंगे, उन्हें विश्वव्यापी आधार पर न्याय के नियम मान सकेंगे। रॉल्स ने जो सामाजिक अनुबंध की तर्क प्रणाली का अनुसरण करते हुए रॉल्स ने क्या किया, अन्वेषणात्मक युक्ति का प्रयोग किया। इसके अंतर्गत उसने क्या यह कल्पना की कि यदि व्यक्तियों को उसकी वर्तमान और सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों से क्या दिया जाए, पृथक किया जाए और समाज में प्रचलित भेदभाव के ज्ञान से हटा दिया जाए, तो क्या हो गया, तो भावी समाज में अपने हितों का अधिकतम वृद्धि के लिए सामाजिक जीवन के नियमों, सिद्धांतों और संस्थाओं का किस प्रकार पुनर्निर्माण कर सकेंगे। इस काल्पनिक स्थिति में रॉल्स ने एक मूल स्थिति की संज्ञा दी है। ऐसी स्थिति में लोग परस्पर सहमति से जो नियम क्या करेंगे, स्वीकार करेंगे, उन्हें विश्वव्यापी आधार पर न्याय के नियम मान सकेंगे। मूल स्थिति का वर्णन करते हुए रॉल्स ने यह कल्पना की कि मनुष्य अज्ञान के पर्दे के पीछे बैठा है। यह एक काल्पनिक स्थिति है जिसमें मनुष्य अपनी अपनी आवश्यकताओं, हितों, निपुणताओं, योग्यताओं इत्यादि से बिल्कुल बेखबर होते हैं।
वे यह भी नहीं जानते हैं कि वास्तविक समाज में कौन कौन सी बातें संघर्ष पैदा करती हैं, अथवा यदि उन्हें यह मालूम हो कि श्वेत या अश्वेत हैं या प्रोटेस्टेंट या कैथोलिक, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि उन्हें यह पता नहीं होगा कि समाज में किस आधार पर भेदभाव करना बढ़ता जाता है। परंतु उन्हें अर्थशास्त्र और मनोविज्ञान के आरंभिक ज्ञान होता है तो न्याय का भी बोध होता है। अज्ञान के पर्दे के पीछे मनुष्यों पर कुछ प्रतिबंध अवश्य लगे होते हैं। जो अज्ञान के पर्दे के पीछे क्या होता है कि मनुष्य पर कुछ प्रतिबंध अवश्य लगे होते हैं जो नैतिकता के विचार के साथ जुड़े होते हैं, परंतु उन्हें उन बातों की जानकारी नहीं होती है जो उनके मन में परस्पर विरोध या पूर्वाग्रह पैदा कर सकती है। राल्स ने मूल स्थिति में जिन मनुष्यों की कल्पना की है वे विवेकशील क्रियाएं करता है जो न्याय के नियमों का पता लगाने के उद्देश्य से परस्पर सहमति पर पहुंचने के लिए एकत्र हुए हैं। वे स्वार्थपरायण तो हैं परंतु अहमवादी नहीं। नैतिक नियमों से बंधे होने के कारण वे इतने अहम केंद्रित नहीं हो सकते हैं कि हर व्यक्ति से स्वार्थ भावना पर नैतिक भावना का अंकुश रहता है। वे ईर्ष्यालु भी नहीं है। उनका सरोकार अपने अपने लिए प्राथमिक वस्तुओं की अधिकतम वृद्धि से है। अज्ञान के प्रति के पीछे मनुष्य के पर कुछ क्या होते हैं प्रतिबंध लगे रहते हैं जो नैतिकता के विचार के साथ जुड़े हैं, परंतु उन्हें उन बातों की जानकारी नहीं होती है जो मनुष्य में परस्पर विरोध या पूर्वाग्रह पैदा कर सकती है। राल्स ने मूल स्थिति में जिन मनुष्यों की कल्पना की है वे विवेकशील करता है जो न्याय के नियमों का पता लगाने के उद्देश्य से परस्पर सहमति पर पहुंचने के लिए एकत्र हुए हैं। वे स्वार्थपरायण तो हैं परंतु क्या नहीं है अहमवादी नहीं है। नैतिक नियमों से बंधे होने के कारण वे इतने अहम केंद्रित नहीं है कि हर तरह के स्वार्थ भावना पर नैतिक भावना का अंकुश रहता है। वे ईर्ष्यालु भी नहीं है। उनका सरोकार अपने अपने लिए प्राथमिक वस्तुओं की अधिकतम वृद्धि है। राल्स के अनुसार ऐसी हालत में ये मनुष्य कोई भी जोखिम उठाने या जुआ खेलने के लिए तैयार नहीं होंगे, किंतु अज्ञान के पर्दे के पीछे यह नहीं जानते कि वे कितना दांव लगा सकते हैं। इस अनिश्चितता की स्थिति में उसके सामने जो भी विकल्प होंगे उनमें से वे सबसे कम खतरनाक रास्ता चुनेंगे। इस तरह राल्स व्यक्तिवादी स्वतंत्रतावाद या लिबरेटेरियनिज्म से जुड़ी हुई व्यक्तिवाद की कोटि में आता है। फिर राल्स ने वार्ताकार जिस प्राथमिक वस्तुओं के वितरण के ध्येय से एकत्र होते हैं वे स्वतंत्रतावाद से जुड़ी हुई स्वतंत्रता तक सीमित नहीं है जो आर्थिक लाभ को प्रमुखता देती है, बल्कि वे मनुष्य की नैतिक उत्कर्ष के साधन हैं। न्याय का मूल सिद्धांत राल्स के अनुसार मूल स्थिति की उपयुक्त शर्तें पूरी होने पर चूंकि प्रस्तुत वार्ताकार नेगोशिएटर कोई जोखिम उठाने को तैयार नहीं होंगे, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को यह अंदेशा रहेगा कि वास्तविकता प्रकट होने पर वो अपने आप को हीनतम स्थिति में है, उसके लिए अधिकतम लाभ की व्यवस्था होनी चाहिए। इससे प्रत्येक व्यक्ति सुरक्षित अनुभव करेगा अथवा सब लोग न्याय के निम्नलिखित नियम स्वीकार करेंगे। राल्स का जो ये न्याय का मूल सिद्धांत है इसमें राल्स के अनुसार क्या है कि मूल स्थिति की उपयुक्त शर्तें पूरी होने पर चूंकि प्रस्तुत वार्ता का जो नेगोशिएटर होता है कोई जोखिम उठाने को तैयार नहीं होंगे, इसके लिए प्रत्येक व्यक्ति को यह अंदेशा रहेगा कि वास्तविकता प्रकट होने पर वो अपने आप को हीनतम स्थिति में है, उसके लिए अधिकतम लाभ की व्यवस्था होनी चाहिए। इसके लिए प्रत्येक व्यक्ति सुरक्षित अनुभव करेगा अथवा सब लोग न्याय के निम्नलिखित नियम स्वीकार करेंगे। फर्स्ट हो गया कि समान स्वतंत्रता का सिद्धांत। प्रत्येक व्यक्ति को सबसे विस्तृत स्वतंत्रता को ऐसा समान अधिकार प्राप्त होना चाहिए जो दूसरों वैसी ही स्वतंत्रता के साथ निभा सकता है। भेदमूलक स्वतंत्रता, इसमें हीनतम स्थिति वाले लोगों को अधिकतम लाभ हो। दूसरा हो गया अवसर की उचित समानता। जो ये न्याय के मूल सिद्धांत है इसके अंतर्गत ये पॉइंट्स हैं। एक तो समान स्वतंत्रता का सिद्धांत, दूसरा हो गया भेदमूलक स्वतंत्रता, इसमें हीनतम स्थिति वाले लोगों को अधिकतम लाभ हो। लीस्ट एडवांस्ड बोलेंगे इसे, हीनतम स्थिति में लीस्ट एडवांस हो, कम से सबसे कम क्या हो एडवांस्ड हो। एडवांस में जो कि सबसे कम विकसित हो। उचित अवसर की उचित समानता का सिद्धांत, ये विषमताएं उन पदों स्थितियों के साथ जुड़ी हुई हैं
जो अवसर की उचित समानता, फेयर इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की शर्तों पर सबके लिए सुलभ हो। भेद मूलक सिद्धांत यह मांग करता है कि प्राथमिक वस्तुओं के समान वितरण से किसी भी तरह की छूट को तभी उचित ठहराया जा सकता है जब किसी व्यक्ति की असाधारण योग्यता और परिश्रम के लिए विशेष पुरस्कार तभी न्याय संगत होगा जब उससे समाज के हीनतम व्यक्तियों का क्या हो, अधिकतम लाभ हो। अवसर की उचित समानता जो का सिद्धांत यह है कि ये विषमताएं उन पदों और स्थितियों के साथ जुड़ी हो जो अवसर की उचित समानता की शर्तों पर सबके लिए सुलभ हो। भेदमूलक सिद्धांत यह मांग करता है कि प्राथमिक वस्तुओं के समान वितरण से किसी भी तरह की छूट हो तो छूट को तभी उचित ठहराया जा सकता है जब किसी व्यक्ति की क्या होगा, असाधारण योग्यता और परिश्रम से विशेष पुरस्कार तभी न्याय संगत होगा जब उससे क्या होगा, लिस्ट एडवांस्ड या हीनतम व्यक्तियों का अधिकतम लाभ पहुंचे। जो कम से कम एडवांस व्यक्ति हो उनको अधिक लाभ पहुंचे। समान स्वतंत्रताओं का सिद्धांत। न्याय के प्रथम सिद्धांत में नित्य समान स्वतंत्रताओं को उन अधिकारों के रूप में पहचान सकते हैं जो उदार लोकतंत्रीय प्रणाली के अंतर्गत पाए जाते हैं। इनमें राजनीतिक सहभागिता का समान अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता, कानून के समक्ष समानता आदि हैं। राल्स ने यह स्वीकार किया कि कुछ मामलों में लोगों को समान स्वतंत्रता की कटौती की जा सकती है, परंतु इसकी अनुमति केवल इस शर्त पर दी जा सकती है कि इससे स्वतंत्रता कुछ मात्रा में वृद्धि होनी चाहिए। जो समान स्वतंत्रताओं का सिद्धांत है, न्याय के प्रथम सिद्धांत में निहित समान स्वतंत्रताओं को उन अधिकारों के रूप में पहचान सकते हैं जो उदार लोकतंत्रीय प्रणाली के अंतर्गत पाए जाते हैं। इसमें राजनीतिक सहभागिता का समान अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता, कानून के समक्ष समानता आदि। राल्स ने यह स्वीकार किया कि कुछ मामलों में समान स्वतंत्रता में क्या की जा सकती है, कटौती की जा सकती है, परंतु इसकी अनुमति केवल इस शर्त पर की जा सकती है कि इसमें स्वतंत्रता कुछ मात्रा में वृद्धि होनी चाहिए। सामाजिक आर्थिक विषमताओं का क्रम विन्यास। न्याय के दूसरे सिद्धांत के अंतर्गत राल्स ने अवसर की उचित समानता को न्याय की पहली शर्त माना है। यह शर्त पूरी हो जाने के बाद भेदमूलक सिद्धांत का प्रयोग शुरू होता है। इसमें सबसे पहले यह मान कर चलते हैं कि प्राथमिक वस्तुओं का समान वितरण होना चाहिए। इस नियम से किसी तरह की छूट को तभी उचित ठहराया जा सकता है जब उसका परिणाम स्पष्ट लाभ के रूप में सामने आए। रॉल्स के अनुसार बाजार प्रणाली के अंतर्गत आय की विषमता श्रम की सबसे अधिक उत्पादन मूलक कार्यों की ओर आकर्षित कर के संपदा को बढ़ाती है। आदर्श स्थिति में इससे प्रत्येक व्यक्ति को लाभ होना चाहिए, परंतु इतना पर्याप्त नहीं है। न्याय की शर्त पूरी करने के लिए इस प्रक्रिया से हीनतम स्थिति वाले मिले जो लिस्ट एडवांस में जो सबसे कम विकसित लोग हैं वाले लोगों को अधिकतम लाभ मिलना चाहिए। अतः यह सिद्धांत उन सामाजिक नीतियों का अनुमोदित करता है जो दूसरों की तुलना में दीनहीन व्यक्तियों को लाभ पहुंचाने के लिए बनी हो। उपयोगितावाद की आलोचना। रॉल्स ने क्या किया था कि उपयोगितावाद की आलोचना की थी। उपयोगितावाद का सिद्धांत है अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख के अनुसार प्राथमिक वस्तुओं के न्यायपूर्ण वितरण में बाधा डालता है। वह अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख पहुंचाने के चक्कर में यह भूल जाता है कि व्यक्ति विशेष को कितनी हानि हो रही है। राल्स के अनुसार सुखी लोगों के सुख को कितना क्यों न बढ़ाया जाए, उससे दुखी लोगों के दुख के हिसाब का बराबर नहीं किया जा सकता है। रॉल्स ने कहा था कि उसमें यह था कि उपयोगिता का था जिससे अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख से था, परंतु रॉल्स ने कहा था कि सुखी लोगों को कितना ही सुख क्यों न बढ़ाया जाए, उससे क्या होगा कि दुखी लोगों के दुख का हिसाब का बराबर नहीं किया जा सकता है। इसके बाद होके जो रॉल्स का जो न्याय का सिद्धांत है उसमें कुछ आलोचना भी हुई है। एक तो स्वेच्छातंत्रवादियों ने किया था। राल्स के समानता पर अधिक बल देते हुए मनुष्य की स्वतंत्रता का बलिदान कर दिया है। जो ये स्वेच्छा तंत्रवादी थे, तंत्रवादियों ने क्या कहा कि समानता पर अधिक बल देते हुए मनुष्य की स्वतंत्रता पर बलिदान कर दिया है। अधिक योग्य और प्रतिभाशाली व्यक्तियों को हीनतम व्यक्तियों के लाभ के लिए काम करने के लिए विवश क्यों किया जाए। इन्होंने क्या कहा कि रॉल्स ने कहा था कि जो ये अधिक योग्य और प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं तो इनको क्या करना चाहिए कि हीनतम व्यक्तियों के लाभ के लिए काम करना
चाहिए, पर इन्होंने कहा कि उसके लिए इनको क्यों विवश किया जाए। जो स्वेच्छा तंत्रवादियों ने कहा कि अधिकतम योग्य और प्रतिभाशाली व्यक्तियों को हीनतम व्यक्ति या लीस्ट एडवांस्ड व्यक्तियों के लिए काम करने के लिए क्यों विवश किया जाए। इनका ये इस प्रकार आलोचना की थी। मार्क्सवादियों के अनुसार आर्थिक और सामाजिक तथ्यों की जानकारी के बिना न्याय के सिद्धांत को निर्धारित करना युक्तिसंगत नहीं होगा। राल्स ने न्याय के नियमों का पता लगाने के लिए मनुष्यों को एक काल्पनिक मूल की स्थिति में रखा है, जहां एक सामाजिक आर्थिक तथ्यों की जानकारी नहीं होती है। इस बारे में अज्ञान पर्दे के पीछे सारी विचारणा करते हैं। मार्क्सवादी थे, इन्होंने कहा कि आर्थिक और सामाजिक तथ्यों की जानकारी के बिना क्या न्याय के सिद्धांत को निर्धारित करना क्या नहीं है, युक्तिसंगत नहीं है। राल्सिक ने न्याय के नियमों का पता लगाने के लिए क्या मनुष्य को एक काल्पनिक मूल की स्थिति में रखा है, जहाँ उन्हें सामाजिक आर्थिक तथ्यों की जानकारी नहीं होती है। इसके बारे में अज्ञानता के पर्दे के पीछे सारी विचारणा करते हैं। जो मार्क्सवादियों के अनुसार क्या था कि नैतिक व्यवस्थाओं को केवल वर्ग संबंधों और स्वामित्व की प्रणाली के संदर्भ में समझा जा सकता है। तथाकथित अज्ञान के पर्दे के पीछे सारी विचारणा क्या है, निराधार है। उसके बाद किया था समुदायवादियों ने रॉल्स की न्याय। ये समुदायवादियों के अनुसार यह है कि समुदायवादियों ने ये कहा कि रॉल्स का जो राजनीतिक दर्शन का सिद्धांत है, ये क्या कहता है कि रॉल्स का राजनीतिक दर्शन क्या करता है, उत्तम जीवन की किसी भी संकल्पना को दूसरों से श्रेष्ठ या हीन मानने का दावा नहीं करता है। रॉल्स का जो राजनीतिक दर्शन का सिद्धांत है, उसमें यह है कि रॉल्स का राजनीतिक दर्शन उत्तम जीवन की किसी भी संकल्पना को दूसरों से क्या नहीं मानता है, श्रेष्ठ या हीन मानने का दावा नहीं करता है। ऐसी नैतिक तटस्थता की नीति अपनाकर यह सामान्य शुभ को समर्पित जीवन प्रणाली अपनाने का अवसर खो देता है। इसके अलावा रॉल्स ने मनुष्य की कल्पना एक सर्वथा स्वायत्त और स्वार्थ प्राणी के रूप में की है, परंतु वस्तुतः मनुष्य अपने सारे गुणों और संपदाओं के लिए मनुष्य क्या है, अपने सारे गुणों और संपदाओं के लिए समाज का ऋणी है और सामाजिक हित की साधना से उसका जीवन सार्थक होता है। तो फ्रेंड, ये हो गया रॉल्स का न्याय का सिद्धांत। Thanks for watching this video. If you like this video, please subscribe my channel, like, share and comment on this video.